Bismillahirrahmanirrahim. Science, grade 7, and the topic is structure and function of respiratory system. The SLO corresponding SLO is from domain A, yani biological domains. SLO number is 14. Describe the role and function of major organs in the human respiratory system, including the trachea, lungs, and alveoli. Respiratory system, which corresponds to breathing systems, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आज के एसएलओ में हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द कोर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स ब्रीदिंग सिस्टम. डू नॉट कंफ्यूज इट विद रेस्पिरेशन प्रोसेस. इट इज अ सेपरेट प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी, whereas respiratory और breathing system involves the in and out of gases, यानी गैसियस एक्सचेंज का जो सिस्टम है बॉडी में उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं. इसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज आउट होती है, बाहर निकलती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड नेजल कैविटी, फेरेंक्स और लेरिंक्स. ये गले तक का हिस्सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. हवा यानी ऑक्सीजन, हवा के जरिए दो रास्ते हैं, एक तो नाक और दूसरा मुंह. नाक और मुंह दोनों के जरिए हवा बॉडी के अंदर दाखिल होती है. अब हवा जब बाहर से अंदर आती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है. तो नाक में मौजूद ये नेजल हेयर्स एक तो एयर को फिल्टर कर देते हैं और दूसरा हवा का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक बैलेंस करते हैं. सो नेजल हेयर से जब हवा फिल्टर होके आगे जाती है तो फेरेंक्स इज अ कैविटी. फेरेंक्स इज अ कैविटी दैट डायरेक्ट्स द एयर इनटू द लेरिंक्स. इट इज फेरेंक्स. इट इज अ रीजन बिटवीन नेजल कैविटी एंड द थ्रोट. फेरेंक्स और इसमें लेरिंक्स में जाने से पहले, इट इज लेरिंक्स. लेरिंक्स में जाने से पहले एक जंक्शन है यहाँ पे दरमियान में. इस जंक्शन के साथ अटैच है फूड पाइप. फूड पाइप और विंड पाइप, लेरिंक्स जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, इसे सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं मौजूद होता है. एपिग्लोटिस एक छोटा सा फ्लैप लाइक टिश्यू या स्ट्रक्चर है जो हवा को डायरेक्ट करता है विंड पाइप में और खाने को गले से मुंह से आने वाली खुराक को उस खुराक के वालों को डायरेक्ट करता है एसोफेगस में, जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट दीज टू थिंग्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये एपिग्लोटिस है, दिस वन. ये जब हवा आएगी तो ये रास्ता दे देगा उसे उसमें विंड पाइप में जाने के लिए, और जब खुराक आएगी तो वो उसको डायरेक्ट कर देगा एसोफेगस में. अगर ये ना हो तो खुराक, फूड और एयर दोनों मिक्सअप होके चोक कर देंगे हमारे थ्रोट को और जिससे डेथ भी हो सकती है. इसलिए ये एपिग्लोटिस का फंक्शन, एपिग्लोटिस is very much important to direct food and air into their respective destinations. After the pharynx there is a long tube called trachea. Trachea में ये rings हैं present. ये rings, इन rings के अंदर lining है सीलिया की और उसके बाद म्यूकस एयर की. ये सीलिया एक छोटे छोटे से बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं. ये सीलिया क्या करते हैं कि जो हवा लेरिंग्स के बाद हवा ट्रेकिया में आएगी, विंड पाइप में आएगी, वो इसको फिल्टर करते हैं एक तरह से और उसको डायरेक्ट करते हैं नीचे लंग्स की तरफ. ये देखिए म्यूकस लेयर. अगर हवा में कोई बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, प्रोटोजोन, कोई भी हार्मफुल चीज प्रेजेंट है तो ये यहीं से वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं. जैसे कीचड़ में कोई चीज फंस जाती है, इसी तरह से म्यूकस लेयर के साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई और पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो यही एयर और म्यूकस लेयर की मदद से ट्रैप हो जाता है. इसे हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए म्यूकस लेयर आने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, फिल्टर कर लेती है. अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल है तो वो यहीं पर स्टक हो जाएगा. और बाद दफ़ा आपने देखा होगा खाना खाने के दौरान खांसी हो रही है, या बाद दफ़ा किसी डस्टी प्लेस में जाते हैं तो हमें खांसी शुरू हो जाती है. वो इसी वजह से शुरू हो जाती है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं तो म्यूकस उन्हें रिटेन कर लेते हैं, अपने अंदर जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर वो खांसी के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. सो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का.
ट्रेकिया के बाद हवा जाती है, डायरेक्ट की जाती है दो, ये देखिए पीछे ट्रेकिया के आगे दो ब्रांचेस हैं जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये दो ब्रांचेस दोनों लंग्स में ओपन होंगी, लेफ्ट लंग और राइट लंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ब्रांचेस, जहाँ पे ये मजीद ब्रांचेस में, बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस में जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, डिवाइड हो जाएंगे दोनों तरफ, दोनों लंग्स में। इन ब्रांचेस का पर्पस है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करे ज़्यादा से ज़्यादा एयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए। अब ये ब्रांचेस यहाँ पे देखिए, ब्रोंक्यूल, एक ब्रोंक्यूल है, एक ब्रोंक्यूल एंड पे जाके ये छोटे छोटे से सैक्स में एंड होता है। ये छोटे छोटे टाइनी बैग्स हैं जिन्हें एयर बैग्स कहा जाता है। ये एयर बैग्स सराउंड किए हुए हैं, इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, यहाँ से एयर सैक से ब्लड इन कैपिलरीज में डिफ्यूज करके बॉडी का हिस्सा बनेगा। ये देखिए, ये एयर सैक का एल्व्यूलाई का हिस्सा है। ये जो एयर सैक्स हैं इन्हें एल्व्यूलाई कहा जाता है, और एक एयर सैक होगा तो इसे एल्व्यूलस कहा जाएगा। हर एयर सैक के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में आ जाएगी, जो फिर इकट्ठी होकर बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक क्लियर व्यू मिल रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एल्व्यूलाई के पास आएगा, एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये देखिए, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जा रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है एल्व्यूलाई में। चलिए जी, यहाँ तो था एयर का, आपने देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और एयर कैसे कैसे मूव करती है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम समराइज कर लेते हैं, एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं कि किस पहले हवा कहाँ जाएगी और फिर बाद में कहाँ जाएगी। इसे कहते हैं एयर पाथ। सबसे पहले हवा एंटर होती है नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में जाती है, वहां से फेरिंग्स में, फेरिंग्स इसे डायरेक्ट करता है लेरिंग्स में एपिग्लोटिस के थ्रू, लेरिंग्स से ट्रेकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं, वहां से ब्रोंकस में जो 2 ब्रांचेस हैं जो लंग्स में ओपन होंगी, ब्रोंकस आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्व्यूलाई में, स्मॉल टाइनी एयर सैक्स में। एयर सैक्स को सराउंड किए होते हैं कैपिलरीज, और एल्व्यूलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि आप पिछली स्लाइड्स में देखिए, इस ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, जबकि एल्व्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, जबकि एल्व्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई ज्यादा रीजन से, यानी कैपिलरी से एल्व्यूलाई में, और जहां एल्व्यूलाई ऑक्सीजन ज्यादा थी, एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी, वो डिफ्यूज हो गई ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम थी। सो इस प्रोसेस के थ्रू एयर हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। जब ये कैपिलरीज में जाएगी, रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलेगी ऑक्सीजन, तो तमाम बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो अब हम एक एक्टिविटी प्ले करते हैं, छोटी सी एक मॉडल बनाए, लंग का मॉडल बनाते हैं। ये प्रोसेस आपके सामने दिया गया है। आपने एक प्लास्टिक की बॉटल, दो बैलून्स की मदद से ये लंग का मॉडल प्रिपेयर करना है। क्या करना है कि प्लास्टिक की बॉटल का निचला हिस्सा काट के उसे बैलून के साथ रैप करना है ऊपर भी, और एक बैलून को बॉटल के अंदर हैंग कर देना है। जैसे ही आप नीचे वाले बैलून को प्रेस करेंगे, हवा अंदर जाएगी और वो लंग की तरह बिहेव करेंगे। ये मॉडल आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि ईच स्टूडेंट अपना मॉडल खुद प्रिपेयर करें ताकि उसे एयर मैकेनिज्म समझ आ सके। अपना लेसन जल्दी से रैप करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, एल्व्यूलाई एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मसल है लोअर साइड पे एब्डोमेन के ऊपर और लंग्स के नीचे, जो हमारी एयर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एल्व्यूलाई आर स्मॉल एयर सैक्स रैप्ड बाय कैपिलरीज। आप देख चुके हैं कि एल्व्यूलाई एक्चुअली रेस्पिरेटरी यूनिट है
जो कि gaseous exchange perform करता है. At alveoli, gaseous exchange takes place. Oxygen takes in and carbon dioxide is taken out. It's time for assessment now. Here is a worksheet for you. Download it or it will be provided from your teacher. Solve it in due time and then return it. Now it's time of homework. MCQ solve MCQ number 1 and 3 from exercise of chapter 2. Question number 1 and 9 from section B of your exercise. And question number 6 from section C of your exercise. And then present it to your teacher. Here was our lecture about respiratory system. I hope you have understood it completely. Thank you very much.